नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रहेगी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में, जिन्हें हम कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे अबाउट कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स एंड फर्दर फिर हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके सारी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स का मतलब क्या होता है। Chemotherapeutic agents are these are the used drug used against a microorganism that causes a microbial disease, a microbial डिजीज। अब ये जो डेफिनेशन है ये मैंने विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रोबियल्स के बारे में, माइक्रोबियल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताई है। अब ज़्यादातर केसेस में जब भी आपने कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, आपके सबसे पहले दिमाग में घंटी बजती होगी अबाउट कैंसर या फिर किसी भी नियोप्लास्टिक डिजीज के बारे में। लेकिन ऐसा इवेंचुअली नहीं होता है। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट सिर्फ और सिर्फ कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज होते। दीज आर दी स्पेशलाइज्ड ड्रग्स जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज हो रही है। लेकिन these drugs these drugs have no have no action on होस्ट सेल। मीन्स जो होस्ट सेल है उसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये किसी का हाथ है, ठीक है, ये किसी का पैर है या किसी का हाथ है, उसको वहां पे कोई किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, मान लो किसी भी टाइप का यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो किसी भी तरीके की एंटी फंगल मेडिकेशन लेगा जाके, लेगा कि नहीं? अगर वो एंटी फंगल मेडिकेशन लेगा तो वो एंटी फंगल मेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ ये अफेक्टेड एरिया पे काम करेगी जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैमेज प्रोड्यूस कर रहा है। उसके आसपास के एरिया पे किसी भी तरीके का एक्शन नहीं होगा। तो इसी को हम लेते हैं किसके केस में, वी टेक दीज इन केस ऑफ आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। हम इसको किसके केस में लेते हैं, वी टेक दीज इन केस ऑफ योर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में एक और चीज है, ये आपकी ज्यादातर इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज हो रही है। किसके लिए? इन्फेक्शियस या फिर माइक्रोबियल में बोलूंगा, क्योंकि माइक्रोबियल में दोनों आ जाती है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो माइक्रोबियल डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज हो रहा है? वी आर यूजिंग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। अब कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स का मेजर जो एक्शन है वो किस तरीके से रहेगा? देखिए, पूरे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को अगर आपको समझना है तो आपको दो पॉइंट्स को इन डिटेल अपने दिमाग के सातवें ताले में फिट करके रखना पड़ेगा। सबसे पहला, या तो हम कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स को या फिर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को ऐसे यूज कर सकते हैं कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल डैमेज हो। क्या हो? सेल वॉल डैमेज हो, जिससे कि परमानेंटली या फिर हम बोले डैमेज जो है वो परमानेंट रहेगा, जिसकी वजह से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट उसकी किलिंग हो जाएगी। दूसरा, या तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो प्रोटीन सिंथेसिस है, किसकी है? प्रोटीन या फिर ग्रोथ, हम बात करें प्रोटीन या फिर ग्रोथ की जो सिंथेसिस है उसको स्लो डाउन कर दे, उसको इनिबिट कर दे। अगर हमने उसको इनिबिट कर दिया तो भी इंडिविजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग तो होगी, बट यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ग्रोथ होगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना है, एंड ऑफ द रिजल्ट तो ये है, लेकिन किस तरीके से मारोगे? या तो आप सेल वॉल डैमेज करोगे जिससे इवेंचुअली डायरेक्ट किलिंग होगी, या तो ग्रोथ सिंथेसिस करोगे जिससे कि वो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी कम होते ही वो डायरेक्ट डेथ की कंडीशन, या फिर हम बोले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कॉलोनी सेट हो रही है आपकी बॉडी में जिससे कि एक इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिग्रेड डाउन हो जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। अब एक होते हैं आपके पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करे जा रहा हूँ, और दूसरे होते हैं एंटीबायोटिक्स। अब दोनों में क्या फर्क है? दोनों में सिंपल फर्क है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स नेचुरली भी मिल सकते हैं, सेमी सिंथेटिक प्रोसेस से भी मिल सकते हैं और सिंथेटिक प्रोसेस से भी मिल सकते हैं। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स है वो ज्यादातर केसेस में, हर केस में, ज्यादातर केसेस में नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, सबसे पहली जो डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन एक फंगस से मिलती है, किससे मिलती है? पेनिसिलिन एक फंगस से मिलती है, पेनिसिलियम नोटाटम से। ठीक है, ये एक फंगस है, नोटाटम। अब ये जो पेनिसिलियम नोटाटम है, फंगस है ये। अब इसका जो यूज है, पेनिसिलिन का जो यूज है वो ज्यादातर किसमें हो रहा है? किसी भी एक माइक्रोबियल जैसे सिफिलिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। और सिफिलिस किससे होता है? सिफिलिस होता है बैक्टीरिया से। तो आप यहाँ पे ये चीज यहाँ पे देख सकते हो कि पेनिसिलिन निकली एक फंगस से, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकली, लेकिन एक बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज हो रही है। तो एंटीबायोटिक एजेंट्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो दीज आर द स्पेसिफिक ड्रग्स दैट आर टेकन और आइसोलेटेड, ठीक है, दैट आर टेकन और फ्रॉम आइसोलेटेड फ्रॉम one microorganism and used against other, used against other, मतलब दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इसका यूज हो रहा है। तो इन्हें हम एंटीबायोटिक एजेंट्स बोलेंगे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वो होते हैं जो नेचुरली सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक बेसिस, ज्यादातर सिंथेटिक बेसिस सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो गई होगी। नेक्स्ट आप टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। अब थोड़ा सा हमें हिस्ट्री के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस टाइम अगर आपको नहीं आए तो फिर अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए हमें थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए अबाउट योर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की आए कहाँ से, किस तरीके से इनकी हिस्ट्री हुई, किस तरीके से इवॉल्व हुए। तो हिस्ट्री जो है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। कितने फेजेस में डिवाइडेड है? 3 मेजर फेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला फेज जिसे हम हिस्टोरिकल फेज भी बोलते हैं और साथ के साथ हम इसे इंपेरिकल यूज भी बोलते हैं, इंपेरिकल फेज। इंपेरिकल फेज में बेसिकली कुछ पॉइंट्स है, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही ज्यादा कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपेरिकल फेज में ये ज्यादातर आपकी लेट 16th और 17th सेंचुरी की बात हो रही है, जब जो आपकी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है उनका इतना आविष्कार नहीं हुआ था और एंटी माइक्रोबियल डिजीजेस, सॉरी माइक्रोबियल डिजीजेस भी इतना ज्यादा नहीं इवॉल्व आउट हुई थी। तो उस दौरान ज्यादातर केसेस में हर हर एक रीजन अपने हिसाब से वहां पे ट्रीटमेंट करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदूज की बात करें, हिंदू हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो चाल मोगरा ऑयल, ठीक है, चाल मोगरा ऑयल का यूज होता था सिफिलिस की ट्रीटमेंट के लिए। चाल मोगरा ऑयल का यूज होता था सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए। सिफिलिस और लेप्रोसी, सॉरी सिफिलिस नहीं, लेप्रोसी की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता था। सॉरी फॉर दी रॉन्ग कंटेंट, आई एम सॉरी। लेप्रोसी की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता था चाल मोगरा ऑयल। और कई ये भी देखा गया है कि वहां पे आपको मर्करी भी आपको कई हद तक देखने को मिलेगी कि मर्करी का भी यूज हो रहा है कई सारी इन्फेक्शन, जैसे कि मर्करी का यूज होता था सिफिलिस की ट्रीटमेंट में। ठीक है, मर्करी का हो रहा था सिफिलिस की ट्रीटमेंट में। तो हमारे पास एम्पेरिकल फेस ये हमें बताता है कि ये वो उस टाइम का फेस है जब 16वीं और 17वीं सेंचुरी में अभी इतनी ज्यादा माइक्रोबियल डिजीजेस इवॉल्व नहीं हुई थी या प्रोड्यूस नहीं हुई थी। और उस टाइम अगर हो रही थी तो कुछ कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस का या फिर किसी मेटल्स का यूज हो रहा था कि पर्टिकुलर किसी भी माइक्रोबियल डिजीज को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट जो फेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, एलरिच फेज बोलते हैं इसे। स्पेलिंग गलत हो सकती है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। एलरिच फेज ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज रहेगा हमारे पास। क्यों? एलरिच फेज में ज्यादातर देखा गया था, अब ये जो फेज है ये 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के आसपास आ जाता है। ज्यादातर ये देखा गया था इस फेज में कि सर्टेन डाइज का आविष्कार हुआ था। ठीक है, सर्टेन डाइज वर इन्वेंटेड, जैसे मिथाइलिन ब्लू हो गया। ये जो डाइज है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट करती थी या किल करती थी, जो हमने मेजर टारगेट एरियाज पढ़े हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर हमारे पास माइक्रोबियल डिजीज की ट्रीटमेंट हो रही थी। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया कि ये जो आपके पास डाइज है ये इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। साथ के साथ कुछ मेटल जैसे कि आर्सेनिक, आर्सेनिक का भी बहुत हद तक यूज हो रहा था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। फॉर एग्जांपल स्लीप सिकनेस हो गया, आर्सेनिक का यूज होता था स्लीप सिकनेस के लिए। और साथ के साथ सिफिलिस के लिए भी कई, और आर्सेनिक से भी कई सारे कंपाउंड जैसे कि एस आर्सफेनामिन, इन सब का यूज हो रहा था जो कि माइक्रोबियल डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होते थे। और इसी फेज के दौरान जो इस फेज में एक साइंटिस्ट थे पॉल एलरिच, जिनके नाम से ये फेज बोला गया है,
उन्होंने इन एजेंट्स की जब डिस्कवरी हुई तो स्पेसिफिक नाम दिया इन एजेंट्स को या इन थेरेपीज को कीमोथेरेपीज। दीज आर दी कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी का मतलब होगा स्पेशलाइज्ड केमिकल्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ माइक्रोबियल डिजीज। तो पॉल एलरिच सर ने दी थी यहाँ पे 19th सेंचुरी में टर्म दी थी अबाउट द टर्म कीमोथेरेपी। ठीक है जी। अब आगे आते हैं जो आज के टाइम की हमारी ये है मॉडर्न कीमोथेरेपी या फिर मॉडर्न फेज, जो फेज नंबर 3 है। इस मॉडर्न फेज में क्या हुआ, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट डाइस, हम जिसे हम मॉडर्न एरा भी आप बोल सकते हो, ये जो मॉडर्न एरा है ये स्टार्ट हुआ था विद द इन्वेंशन ऑफ सल्फोनामाइड डाई, या फिर सल्फोनामाइड भी नहीं बोलूंगा, आई विल टॉक अबाउट प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल एक ऐसा कंपाउंड था जो एक डाई थी, डार्क वॉयलेट कलर की, शायद वही कलर होगा। प्रोंटोसिल डाई से एक सल्फोनामाइड जो कि एक पायोजेनिक इन्फेक्शन के लिए, अब देखिए दो टर्म्स आ जाती हैं यहाँ पे, एक टर्म होती है आपके पास पायोजेनिक, ठीक है, एक होती है पायोजेनिक, एक होती है पायरोजेनिक। हम कई बार सोचते हैं कि यार सेम ही है, बस स्पेलिंग का आता है, नहीं। पायोजेनिक का मतलब है ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पस प्रोड्यूस कर सकता है, और पायरोजेनिक का मतलब है ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसी कंडीशन जहां पे फीवर प्रोड्यूस हो रही है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीवर प्रोड्यूस कर सकता है, पायोजेनिक पस प्रोड्यूस कर सकता है। तो प्रोंटोसिल डाई का आविष्कार हुआ जिससे कि हमें मिली थी हमारी इस दुनिया की सबसे पहली एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जिसे हम बोलते हैं सल्फोनामाइड। इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फोनामाइड। जो सबसे पहली सल्फोनामाइड थी दैट वाज सल्फा पायराडिन। ठीक है, पहली सल्फोनामाइड कौन सी थी, वो सल्फा पायरिडीन, सल्फा पायरिडीन, जो कि 1938 में डिस्कवर हुई थी। तो अगर आपसे पूछे फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट तो आप बोलोगे सल्फोनामाइड। अगर हमसे पूछा है विच वाज द फर्स्ट सल्फोनामाइड ड्रग तो आप बोलोगे फर्स्ट सल्फोनामाइड थी आपकी सल्फा पायरिडीन। और यहीं पे इसी सेंचुरी के दौरान एंटीबायोटिक्स की भी डिस्कवरी हुई थी। वो जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी दैट वाज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो पेनिसिलिन नोटाटम से मिली थी, जो सिफिलिस की ट्रीटमेंट में आज के केस में यूज हो रही है, स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज के लिए यूज होती थी ज्यादातर। और जो हम बात करें पेंसिलिन के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर केसेस में हमें बताया जाता है कि स्टीवन फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का डिस्कवर किया, जो कि सच बात है। 1929 में स्टीवन फ्लेमिंग ने डिस्कवरी करी थी अबाउट पेनिसिलिन। पेंसिलिन की डिस्कवरी स्टीवन फ्लेमिंग ने करी थी, लेकिन वो इसकी एक्टिविटी, इसके किस तरीके से यूज, उसको पूरी अच्छे तरीके से नहीं बता पाया था। तो जो उनके फेलो फेलो मेंबर्स थे या फिर उनके जो स्टूडेंट्स थे जिनका नाम था चेन एंड फ्लोरे, ठीक है, चेन एंड फ्लोरे, ये दो इसके मेंबर्स थे जिन्होंने 1941 में 1941 तक डिस्कवरी करी अबाउट पेंसिलिन, उसके पूरे सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया, डिस्कवरी करी। और चेन फ्लोरे ने 1941 में पेंसिलिन को मार्केट में उतारा फॉर क्लिनिकल यूज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1929 से 1941 तक एक ड्रग की मेकिंग बिहाइंड द सीन्स ही लग गए। तो आप देख सकते हो एक ड्रग को बनाने के लिए कितना ज्यादा बड़ा प्रोसीजर, कितना ज्यादा बड़ा टाइम लगता है। तो ये थे फेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। फर्दर अगर अब हम बात करते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं किस तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है कि आपकी ड्रग साइडल नेचर की है। अगर मैं बात, जो मैं अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, आपको जो यहाँ पे प्रोसीजर है या फिर जो सिस्टमेटिक वे है वो अलग हो सकता है। अगर ड्रग तो डायरेक्ट सेल वॉल को इनहिबिट कर रही है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रही है, तो हम उसे बोलेंगे साइडल नेचर की है। अगर वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है तो हम उसे बोलेंगे स्टैटिक नेचर की है। तो जैसे बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, फंजीसाइडल, फंजीस्टैटिक। तो इसके बेसिस पे ड्रग डिवाइडेड हो रहती है। ठीक है, एंड और ये जो आपके एक्शंस के बेसिस पे डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे अगर वो डायरेक्ट किलिंग कर रही है तो आपकी हो जाएगी साइडल नेचर की। अगर वो डायरेक्ट ग्रोथ पे काम कर रही है, मींस फॉलेट सिंथेसिस हो गया, या प्रोटीन सिंथेसिस पे काम कर रही है, उसको इनहिबिट कर रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो वो होगी स्टैटिक नेचर की। किस नेचर की हो जाएगी वो, स्टैटिक नेचर की हो जाएगी।
कई बार जो ये दो आपको बेसिकली ये दो बेसिक कैटेगरीज दी गई है, लेकिन इसमें भी फर्दर जैसे ब्रांचिंग होती है। जैसे साइडल में अगर हम बात करें, सेल लीकेज कर रही है, सेल मेम्ब्रेन में लीकेज कर रही है। स्टैटिक में मेम्ब्रेन एमआरएनए की मिस कोडिंग कर रही है, मिस कोडिंग कर रही है। तो ऐसे बेसिक, तो यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक चीजों के बारे में बताया गया। साइडल का मतलब डायरेक्ट किलिंग, स्टैटिक का मतलब ग्रोथ प्रोसेस को इनिबिट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोलोनाइजेशन को डिक्रीज कर रही है। सेकेंड कैटेगरी तो आपकी केमिकल बेसिस पे हो जाती है। केमिकल बेसिस पे कि उसमें मेन मॉइटी कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे बीटा लैक्टम के बारे में। किसके बारे में लेंगे? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन आ जाती है। तो इनमें पेनिसिलिन, तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, जो इनमें बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक इनमें एक क्या होती है प्रेजेंट, एक बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ये जो बीटा लैक्टम, वो इस ड्रग की पहचान रहती है। अब बीटा लैक्टम रिंग आपको बना के ही दिखा देता हूँ। ठीक है, पेंसिलिन का स्ट्रक्चर जैसे कि ये हो गई आपकी एक बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, ये आपके पास एक बीटा लैक्टम रिंग हो गई, और इसके साथ एक और फर्दर रिंग अटैच होती है इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पेंसिलिन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो सेकंड रिंग है, दिस इज योर बीटा लैक्टम रिंग। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर पे बेसिस है। जैसे सल्फोनामाइड की जैसे पाबा का स्ट्रक्चर होता है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड का, वैसे स्ट्रक्चर पे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है ड्रग्स की। ठीक है जी। फर्दर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे होगी, केमिकल के बेसिस पे होगी। और अब थर्ड क्लासिफिकेशन है कि किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रही है। ठीक है, किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैक्टीरिया को मार रही है तो हम उसे बोलेंगे एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए यूज हो रही है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल लेप्रोसी, तो एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स। ठीक है, अगर फंजाई जो एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उनके लिए हम बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट्स, जो फंगस की ग्रोथ को इनिबिट कर रही है या फिर फंगस की कोलोनाइजेशन को कम कर रही है बॉडी के अंदर। ठीक है, फोर्थ जो होती है हमारे पास कि किस तरीके की एक्टिविटी का रेंज है, मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। अब इसमें आपको सिंपल सी चीज समझाता हूँ। मान लो आपके पास कोई एक ड्रग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ड्रग है, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो हम बोलते हैं ना, दूध के साथ नहीं पीना। तो टेट्रासाइक्लिन का यूज मान लो 10 माइक्रोबियल एजेंट्स के खिलाफ हो रहा है। वहीं पे जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का यूज सिर्फ 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने या 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिजीज फैलाई जा रही है उसके लिए यूज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इसकी जो एक्टिविटी हो गई वो वाइड स्पेक्ट्रम हो गई, और इसकी जो एक्टिविटी हो गई वो नैरो, मतलब बहुत ही कम रेंज में एक्टिविटी दे रहा है। तो इसी बेसिस पे दो डिसाइडिंग फीचर्स होते हैं इनके, या तो वाइड स्पेक्ट्रम होगी या फिर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होगी। ठीक है जी। तो ये 4 बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है जहां से आप कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हो। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट जो हमने पढ़ा साइडल और स्टैटिक नेचर का। यहाँ पे हो सकता है कि जो ड्रग है, अगर वो लो डोज पे दे रहे हो, ठीक है, अगर वो लो डोज पे दे रहे हो तो वो साइडल बिहेवियर करे या स्टैटिक बिहेवियर करे। तो इन ड्रग्स को हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैटिक या फिर साइडल नेचर ड्रग्स। मतलब अगर डोज बढ़ा दी तो साइडल नेचर की हो जाएगी, या जो उसकी एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। सेकंड कैटेगरी में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो अभी स्पेक्ट्रम के बारे में बोला कि किससे ऑब्टेन की गई है, तो क्लासिफिकेशन एक ये भी एक सब क्लासिफिकेशन आ जाती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कि किससे ऑब्टेन की गई है ड्रग। ठीक है, तो किससे ऑब्टेन की जाए, जैसे फंजाई से। फंजी से हम क्या कर सकते हैं, पेनिसिलिन आ जाएगी, सिफेलोस्पोरिन्स आ जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें बैक्टीरिया से आपकी कई सारी ड्रग्स है, जैसे पॉलीमिक्सिन बी है। पॉलीमिक्सिन बी ये बैक्टीरिया से मिलती है। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटिस सॉइल माइक्रोब्स, उनसे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स मिलती है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है आपकी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की। फर्दर बात करते हैं जनरल इश्यूज रिगार्डिंग द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। अब क्या क्या जनरल इश्यूज आते हैं जब हम एक कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट को या कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग का यूज करते हैं। सबसे पहला तो है कि टॉक्सिसिटी। अब मैंने आपको एक चीज बोली कि इसका होस्ट सेल पे कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन ड्रग अपनी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल तो करेगी, केएडीएमई तो करेगी। अब वो केएडीएमई जब करेगी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गड़बड़ होगी, तो उसका कुछ कुछ और ड्रग्स पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा एक, कि हमारे पास एक ड्रग है जिसका नाम है
अमाइनो ग्लाइकोसाइड की कोई भी ड्रग है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड। अमाइनो ग्लाइकोसाइड को ये देखा गया है कि इनमें स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट पावर्स देखी गई है। ठीक है, कि इसमें स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट पावर देखी गई है, तो कई केसेस में लेथार्जिकनेस रिड्यूस हो सकती है। तो ये एक तरीके से टॉक्सिसिटी हो जाएगी, लेकिन ये टॉक्सिसिटी डोज डिपेंडेंट हो सकती है ज्यादातर केसेस में। अगर डोज हाई हो गई है तो उस केसेस में टॉक्सिसिटी आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, जो टॉक्सिसिटी में भी कई केसेस देखे गए हैं, जैसे लोकल इरिटेंट है, ठीक है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस तो नहीं कर रही है, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी करेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टेट्रासाइक्लिन्स की, अगर वो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी मींस ब्लड में जाके टॉक्सिसिटी कर रही है तो लिवर डैमेज कर सकती है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स लिवर डैमेज कर सकती है, बहुत ही एक कॉमन सा साइड इफेक्ट है टेट्रासाइक्लिन्स का। नेक्स्ट हमारे पास है जो प्रॉब्लम, जो जनरल इशू आता है, वो सेकेंड इशू रहता है आपके पास अबाउट दी ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक अपोजिंग पावर। ठीक है, कुछ कोई एक पावर है जो बैकवर्ड फ्लो कर रही है जो भी आपका प्रोसेस हो रहा है। तो ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप में ऐसे सिस्टमिक चेंजेस ला रहा है जिससे कि एक ड्रग उस पे ऊपर एक्शन नहीं दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये सिफिलिस जिसकी वजह से होती है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब मान लो ड्रग आई, ठीक है, ड्रग आपने दिन में 10वीं या फिर आप थेरेपी पे चले हो, कीमोथेरेपी पे, आपने 8वीं बार ड्रग ले ली। जब आपने ड्रग ली तो इसको पता लग गया कि ये आ रहा है, कि ये एक पर्टिकुलर ड्रग है जिससे कि मेरी जो कॉलोनाइजेशन है वो हो रही है। तो मैं काम करता हूँ, जैसे ही ये ड्रग इसके पास आएगी, ठीक है, मान लो कोई एक्स ड्रग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास आई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, ड्रग को अपनी बॉडी में हार्म ना पहुंचाने देने से डायरेक्ट ही ड्रग का रिमूवल करा दिया विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द बॉडी। तो इसे हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैबिचुअल हो चुका है उस ड्रग का, और उस ड्रग से बेसिकली क्या कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है। तो ड्रग रेजिस्टेंस के लिए भी हमारे पास उपाय है कि हम कॉम्बिनेशंस में दे सकते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट भी रहेगा, ड्रग कॉम्बिनेशंस में देते हैं। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पेनिसिलिन की बात करें, तो पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को हम लैक्टमेज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के साथ दे सकते हैं। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो आपकी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं जिससे कि ड्रग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास, जिसे हम पेनिसिलिनेज एंजाइम भी बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेनिसिलिनेज एंजाइम। तो पेनिसिलिन के साथ हम ऐसे कॉम्बिनेशन में देते हैं, जैसे सल्बैक्टम, टोजाबैक्टम, इन ड्रग्स को दी जाएगी पेनिसिलिन के साथ ताकि ड्रग रेजिस्टेंस ना हो। फर्दर और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? प्रॉब्लम्स आ सकती है म्यूटेशन की। ठीक है, रेजिस्टेंस में ही आपके पास एक आ जाती है म्यूटेशन। अगर म्यूटेट हो गया है तो वहां पे ड्रग की डोज बढ़ानी पड़ेगी टू इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सुप्रा इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं लेके आया हूँ, सिंपल सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही लेके आए। सुप्रा इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब मान लो आपने कोई एक्स ड्रग ली किसी वाई डिजीज के लिए, ठीक है, वाई डिजीज के लिए आपने ड्रग ली, लेकिन उस डिजीज को वो ट्रीट कर रही है, लेकिन एक स्पेशल एक और जेड टाइप का एक सुपरा इन्फेक्शन, मींस इन्फेक्शन के ऊपर एक इन्फेक्शन आ रहा है किसी भी एक एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के दौरान, इसे हम बोलते हैं बेसिकली सुपरा इन्फेक्शन। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ अ न्यू इन्फेक्शन इन रिजल्ट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ज्यादातर जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है उनमें आपको कई बार देखा गया है, हाँ, देखोगे जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बहुत ही कॉमन देखने को मिलेंगे, जिसके कारण ज्यादातर केसेस में सुपरा इन्फेक्शन प्रोड्यूस होने के चांसेस या सुपर इन्फेक्शन प्रोड्यूस होने के चांसेस हो जाते हैं। और ज्यादातर ये देखा गया है वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में या फिर वाइड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में ज्यादातर ये देखा जाता है। तो जनरल जो पॉइंट्स थे वो सारे हमने यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस कर लिए। बाकी कुछ और जो जनरल इश्यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी है, इंडिविजुअल में किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी है, सॉरी, फॉर एग्जांपल विटामिन डेफिशिएंसी है, तो इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर ड्रग को मेटाबोलाइज करने में या फिर उसकी कुछ भी फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में हेल्प नहीं कर पाएगी बॉडी, जिसके कारण टॉक्सिसिटी होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। जैसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है या फिर विटामिन के है, तो इन केसेस में आपको देखने पड़ेगी। ठीक है जी।
तो ये था अबाउट जनरल इश्यूज दैट आर रिगार्डिंग द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। अब बात करते हैं अबाउट द कंबाइंड यूज। ठीक है, कंबाइंड यूज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कंबाइंड यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पढ़ना है अबाउट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, तो वहां पे हम क्यों कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। और सबसे ज्यादा हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में कॉम्बिनेशन देते हैं सबसे पहले सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, किसके लिए? टू प्रोड्यूस अ सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी। सिनर्जिज्म, सिनर्जिज्म का मतलब है मान लो आपने एक ए ड्रग दी, उसके साथ एक बी ड्रग दे दी, इन दोनों का एक्शन एक हाई थेराप्यूटिक एक्शन दे रहा है। ठीक है, मतलब कि एक्टिविटी को इनिशिएट कर रहा है या फिर पोटेंशिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, ठीक है, एक ट्रक है, ये एक ट्रक है। अब ये ट्रक रोड पे पड़ा हुआ है, जा नहीं रहा है कहीं भी। ठीक है, तो आप सब, एक इंसान आएगा, गाड़ी को धक्का दे रहा है। ठीक है, गाड़ी को धक्का दे रहा है, वो मूव नहीं हो रही है। वहीं पे इस इंसान की थोड़ी सी, अगर मान लो एक इंसान से गाड़ी सिर्फ 1 सेंटीमीटर मूव हो रही है, तो वहां मैं 20 इंसान को ले आऊंगा। अगर मैं 20 इंसान को ले आया तो पर इंसान 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर करते करते उन्होंने पावर लगाई, पावर लगाई, तो इन्होंने गाड़ी को 5 फीट दूर फेंक दिया या फिर हटा दिया। तो मतलब एक ड्रग ने दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को पोटेंशिएट करते हुए एक हाई वैल्यू थेराप्यूटिक इंडेक्स को प्रोड्यूस किया। और सिनर्जिस्टिक एक्शन लेने के लिए जैसे ग्रीशियोफ्लुविन विद 5-फ्लूसाइटोसिन सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्रीशियोफ्लुविन विद 5-फ्लूसाइटोसिन एंटी फंगल ड्रग्स है, सिनर्जिस्टिक एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए हम देते हैं। सेकंड क्या है कि अगर आपको एडीआरस को कम करना है, क्या करना है, अगर आपको एडवर्स रिएक्शंस कम करने हैं तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की, अमाइनोग्लाइकोसाइड फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज हम पेनिसिलिन के साथ कर सकते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन के साथ, ताकि वहां पे कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है वो कम आ सके। और एक एग्जांपल देते हैं आपको, फॉर एग्जांपल एंटी फंगल ड्रग का है एम्फोटेरिसिन बी प्लस 5-फ्लूसाइटोसिन, इसका यूज कर रहे हैं टू डिक्रीज द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, थर्ड जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ताकि हम एक्टिविटी को वाइड कर सके, टू ब्रॉड द एक्टिविटी, टू ब्रॉड दी एक्टिविटी, मतलब कि आपके पास एक पर्टिकुलर ड्रग है। ठीक है, मान लो वो सिर्फ, मान लो एक एक्स ड्रग है, वो सिर्फ 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ यूज हो सकती है, लेकिन आपने अगर उसको किसी वाई के साथ यूज किया तो वो यूज हो रही है 20 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ। तो जो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है वो भी क्या हो गई, वाइड हो चुकी है। ठीक है, इसलिए हम ज्यादातर केसेस में कॉम्बिनेशन देके देते हैं। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, कि हम ड्रग रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, ड्रग रेजिस्टेंस ओवरकम, अगर हमने ड्रग के रेजिस्टेंस को ओवरकम कर दिया तो एक हमारे पास हाई चांसेस है कि हमारे पास ड्रग की थेराप्यूटिक वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम पेनिसिलिन को किसी भी बीटा लैक्टमेज या पेनिसिलिनेज इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल क्लेवुलेनिक एसिड, क्लेवुलेनिक एसिड के साथ दे सकते हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलिनेज बना रहा है वो इनिबिट हो सके और ड्रग अपना एक्शन दे सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन वो दे सके। सो इस वीडियो में हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है अबाउट द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, किस तरीके से हिस्ट्री है उनकी, क्लासिफिकेशन क्या है, जनरल इश्यूज रिलेटेड सारी चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस जो हमारे पास सीरीज आने वाली है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का, यहाँ पे जनरल फार्माकोलॉजी का बहुत ही कम या नॉमिनल रोल रहेगा, जो मेजर रोल रहेगा वो रहेगा बैक्टीरिया का, वायरस का, फंजाई का। तो थोड़ा सा हमें इनके बारे में भी पढ़ना होगा कि किस तरीके से बैक्टीरिया काम करता है, किस तरीके से फंजाई काम करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप